और बड़ी डिटेल के साथ खबरें आई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, पाकिस्तान के अंदर से भी, मशरिक़ वस्ता से भी और अमेरिका से भी कुछ खबरें आई हैं। ये सारी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो बड़ी खबर जिसके बारे में हमने 4-5 दिन पहले अनाउंस किया था और आपको बताया था कि आयतुल्लाह खामनई शहीद के बेटे मुश्तबा खामनई को फैसला किया गया है सुप्रीम लीडर बनाने का, और उनके इम्कानात बहुत ज्यादा थे। अमेरिका ने उसके ऊपर एतराज किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्जी शामिल की जाए, मैं बताऊंगा किसको बनाना है और मेरी मर्जी का बंदा लगाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अनाउंसमेंट हो गई है कि मुश्तबा खामनई, अब जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपने वालिद को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपनी बहन को खोया, अपने बहनोई को खोया और अपनी वालदा को खोया, इनका बहुत नुकसान हुआ और इनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मुश्तबा खामनई को अब बना दिया गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर, और इनके ऊपर एतराज अमेरिका ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। देखिए पाकिस्तान में और ईरान में कितना फर्क है। वहां पे एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का लेटर आता है जिसे साइफर कहते हैं, और उस साइफर के बाद इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाती है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एक टके की औकात नहीं है, और उसके एक लेटर के ऊपर पाकिस्तान के जर्नलों की हवाइयां उड़ जाती हैं और जनरल बाजवा को मौका मिल जाता है कि चलो मेरी एक्सटेंशन का मामला बन गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, अब ये मेरे पास साइफर आ गया तो इसको दिखा के मैं जर्नलों को काबू करूंगा और इमरान खान की हुकूमत गिरा दूंगा। और फिर इमरान खान साहब का रजीम तब्दील कर दिया गया, हुकूमत गिरा दी गई। ये किया गया एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साइफर के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर खुद कह रहा है कि यह बंदा पसंद नहीं है, और वहां पे ईरान में उसी बंदे को दौरान जंग अटैक हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और तारीखी नौयत के अटैक हो रहे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। इससे पहले कभी इतने खौफनाक अटैक नहीं हुए थे। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान के 80% फिजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया गया है। तेहरान में वाक़े शहरान फ्यूल डिपो पर कल हमला किया गया, बहरबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। आजादी स्क्वायर में जो है वो अड्डा जो है वहां पे वो भी जल रहा है, फौज के मुतअद्दिद जो अड्डे हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा पासदाराने इनकलाब का हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया है, और 17 जहाज मगरबी मीडिया के मुताबिक उन्होंने डबो दिए ईरान के, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा इसका फैसला हम करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में तो इंपोर्टेड हुकूमत आ गई थी ना, और तब से लेकर अब तक हमारे पास एक अर्दली वजीर आजम है जो जहां पे जूता देखता है, कीमती जूता देखते ही पॉलिश शुरू कर देते हैं। जूता अच्छा और कीमती होना चाहिए या किसी बड़े ताकतवर आदमी के पांव में होना चाहिए, वहीं पे पॉलिश शुरू। और इंटरनेशनली शहबाज शरीफ साहब को शू शाइन बॉय का खिताब दिया जाता है, और एक दफा नहीं बार बार दिया जाता है। बहरहाल ईरान की अवाम ने खुशाइन करार दिया है और उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ईरान के हमायती हैं उन्होंने भी मुश्तबा खामनई के मामले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाज़रीन, अब तेल की कीमतों पे आ जाए। आलमी मंडी में $100 से क्रॉस कर गई हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त $104 फी बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वापस कम हो जाएगी, ये तो हम थोड़े दिन में मार कुटाई करेंगे ईरान की, हम उनके एटमी असासे खत्म कर देंगे और चीजों को खोल देंगे और सारा कुछ नॉर्मल कर देंगे, आबनाए हुर्मुज़ को भी हम खोल देंगे। मामला यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकन अपने शिप ही ले जाए कम से कम। वो दुनिया के मालिक को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, कंपनियों को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, जबकि अपने शिप जिनके ऊपर हथियार लगे हुए हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से दूर ले जाते हैं। रीजन क्या है? अमेरिकन अच्छी तरह समझते हैं कि यहां पे खतरा है और ईरान सचमुच मारेगा, लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को लगता तो है कि वो ये बंदिश खोल देंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। बल्कि ईरान के अंदर से उनकी हुकूमत ने कहा कि हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा, और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इबरत का निशान बन जाएगा। हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल सस्ता वापस हो जाएगा, और वो लोग बेवकूफ हैं जो ऐसा नहीं समझते। तो पता चल जाएगा, वक्त बताएगा बेवकूफ कौन है और नेतन्याहू की बातों में कौन आ गया। अमेरिका ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है सऊदी अरब के हवाले से, और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब से तमाम अमेरिकी सफीर या सफारती अमला जितना भी है वो सारा निकल जाए फौरन। इसका मतलब आप समझते हैं, ये आखिरी ऑप्शन होता है कि अब बड़ी जंग शुरू होने लगी है, सफीरों को भी निकालो यहां से। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने शहरियों को कहते हैं आप निकल जाएं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने खास खास लोगों को कहते हैं आप निकल जाएं, और जो सफारती अमला वो मौजूद रहता है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर अपने सफारती अमले को भी कह दिया निकल जाओ। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा वहां पे होने जा रहा है। देखिए अब अमेरिका चाहता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको यहां पे एक स्टेटमेंट निकाल के देता हूं, और ये बाकायदा अमेरिकन कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि अरबों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए।
अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, ये अमेरिकी हुक्मरान कह रहे हैं। और यहां पे जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये स्टेटमेंट सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, अब अमेरिकी इत्तेहादी अरब मुल्कों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं अरब दोस्तों को कहता हूं कि अमेरिका ने ईरान को मारा है और ईरान ने अरब मुल्कों को मारा है। क्या अरब मुल्कों ने भी ईरान को मारा है? नहीं। तो अब यह काम करना होगा, वरना अमेरिकी इत्तेहादी मुआहदे आपको नहीं मिलेंगे। अब अमेरिका यह चाहता है कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतरे। अरब मुल्कों ने आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी, आपको याद है? 1967 में इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी अकेले इसराइल से, और उस लड़ाई में इसराइल ये क्लेम करता है कि वो जंग जीत गया था, बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी। देखिए ना, इसराइल जीत ही गया था ना, तभी तो आज तक फलस्तीन आजाद नहीं हो सका। अगर तो अरब लड़ाई जीत जाते तो आज फलस्तीन एक रियासत होता, फलस्तीन एक अलग मुल्क होता। तो अरब ममालिक इकट्ठे भी इसराइल से उस वक्त नहीं जीत सके थे, तो उनकी जंगी काबिलियत का तो आपको अंदाजा है। अब जब ये अरब खुद नहीं लड़ेंगे तो लड़ाएंगे किसको? ये पाकिस्तान को लड़ाएंगे। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक प्रोफेशनल लड़ाका फौज है, और उसको लड़ाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है जिसको भी लड़ाई लड़नी होती है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब भी किया गया था कि जनाब इधर आए, हाजिरी दें, आपको बहुत पैसा दिया हुआ है, आपके पास बड़े वसाइल हैं। एक फौज और भी बनाई गई थी, इस्लामिक फोर्स, जिसके 54 इस्लामी मुल्क, पता नहीं 52 इस्लामी मुल्क थे, उनकी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई गई थी, इस्लामी फोर्स थी। उसने फलस्तीनियों को तो कभी आजाद करवाया नहीं, उसने कश्मीरियों को भी कभी आजाद नहीं करवाया, उसने लेबनान के ऊपर और गजा के ऊपर बमबारी को कभी नहीं रुकवाया। लेकिन वो फोर्स अब किधर है? नाजरीन, इसराइल ने बहुत तेज हमले शुरू कर दिए हैं। गजा और लबनान को वो बहुत बुरी तरह अटैक कर रहा है। गजा के 60% पे उन्होंने अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया है, और नेतन्याहू ने मजीद 10% के ऊपर कब्जे का हुक्म जारी कर दिया है कि 70% गजा पे मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया जाए, और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए ममालिक कुछ भी नहीं कर पा रहे। जबकि लबनान पे इसराइली फौजें चढ़ दौड़ी है, बहुत तेजी से वहां पे अटैक हो रहा है। ये एक फैमिली की तस्वीर आप देखें, ये इसराइली हमले के अंदर गुज़िश्ता रोज ये शहीद हो गए लोग। इनमें देखें, ये बच्चे हैं, ये पनागुज़ीन थे, कोस्टल हाईवे पर इन पर ड्रोन हमला किया गया और ये सारे लोग शहीद हो गए। ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर जो है वहां से आ रहे हैं। और अभी जो ताज़ा इतलात आई हैं उनके मुताबिक इसराइली फौज ने लबनान के बहुत बड़े एरिया पे भी कब्जा कर लिया, उनके एक बड़े दरिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया, और एक तारीखी किला है जनूबी लबनान में बियोफोर्ट, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है इसराइल ने। और वो ये कह रहे हैं ये इलाके अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो तेजी से इसराइल अपने इलाकों में एक्सपेंशन करता चला जा रहा है, अपने इलाकों को वसअत देता चला जा रहा है। जो उनके पास एक मैप है जिसके मुताबिक वो इसराइल को बड़ा करना चाहते हैं, जिसपे कई मरतबा उन्होंने बात भी की है, वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। जबकि अरब ममालिक और बाकी ममालिक जो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, जिनमें पाकिस्तान भी है, वो अभी फिलहाल सूरत हाल का जायजा ही ले रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है नाजरीन, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये नेपरा का रिकॉर्ड है जो ये बता रहा है। नेपरा आप समझते हैं पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, तो ये नेपरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है? नेपरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि पिछले 8 साल के अरसे में, ये यानी 2026 तक लगा लें तो आप इमरान खान का दौर और ये सारा दौर लगा लें, इस 8 साल के अरसे में जो पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को पैसा दिया, वो डॉलर रेट के एतबार से 40 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम बनती है। यानी आईएमएफ से 1 अरब डॉलर लेना हो, यूएई का 2 अरब डॉलर वापस करना हो, तो पाकिस्तान को वक्त पड़ जाता है। लेकिन आईपीपीज क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, फ्रंटमैनों के हैं, आईपीपीज में क्योंकि बड़ी कमीशन मिलती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बिजली जो आईपीपीज ने पैदा ही नहीं की, उसका पैसा देने को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा की और उन्होंने आपको बेची, वो तो है जनाब बिजली का बिल। लेकिन वो बिजली जो उन्होंने पैदा नहीं की, और वो बिजली जो आपके सिस्टम में नहीं आई, और वो बिजली जिसको आपने इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका पैसा जब आप देते हैं तो वो होता है कैपेसिटी पेमेंट। तो जो बिजली आपने नहीं ली, उसका पैसा जो आपने दिया, बिजली ना लेने का पैसा जो आपने दिया, वो आपने दिया और वो बनी भी नहीं बिजली। आपने ली नहीं, उन्होंने बनाई नहीं, और आपने उसका पैसा दिया 40 अरब डॉलर से ज्यादा। और ये जो आईपीपी पाकिस्तान में आए, इनके जरिए से जो टोटल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी आई है, 101 आईपीपी है, जो टोटल गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई वो 35 अरब डॉलर है। यानी टोटल इन्होंने जो पैसा लगाया बाहर से पाकिस्तान के अंदर, वो 35 अरब डॉलर है। और उसके बदले में जो हमने सिर्फ 8 साल में इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में दे दिया, वो 40 अरब डॉलर से ज्यादा है। और पिछले 20-22 साल का हिसाब इससे अलग है। और ये रिपोर्ट है नेपरा।
तो ये पाकिस्तान के साथ नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और परवेज मुशर्रफ ने मिलकर किया है। परवेज मुशर्रफ का इसमें बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा जो गंद मारा है इसके अंदर वो नवाज शरीफ ने मारा, नंबर 1। नंबर 2 पे आती है पीपल्स पार्टी और नंबर 3 के ऊपर आते हैं परवेज मुशर्रफ साहब। तो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज पाकिस्तानी जो है हर साल 2000 अरब रुपया इनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में देता है, उस बिजली का जो बिजली पैदा ही नहीं हुई। नाजरीन, 28वीं आईनी तरमीम के मामले में एमक्यूएम मैदान में आ गई और एमक्यूएम ने कहा जनाब ये तो हमारी तरमीम है, आज नहीं कल लानी पड़ेगी। ये एक तरह की सीवी है जो एमक्यूएम पेश कर रही है आसिम मुनीर साहब के सामने कि देखिए हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक और आईनी तरमीम की राह हमवार कर रहे हैं। चाहते वो ये है, उन्होंने एक नुक्ते पे बात की कि 140A जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का 30 साल से मुतालबा है, यानी जो कराची है उसको वफाक के अंडर कर दिया जाए। देखिए कराची जितना बड़ा है, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, इतना बड़ा तो पूरा मुल्क होता है। कराची और हैदराबाद को अगर एक अलग सूबा भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर आप सिंध में 3 सूबे भी बना देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंध तरक्की करेगा इससे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह पता है कि वो अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वोट लेते हैं, अंदरूने सिंध से 2 नंबरी करके वो अपना इक्तदार लेते हैं और कराची और हैदराबाद के ऊपर रूल करते हैं। ये उनका तरीका वारदात है, क्योंकि यहां पे पैसा बहुत ज्यादा जनरेट होता है, सारी दिहाड़ियां जो हैं वो इस जगह के ऊपर है। और जिस तरह उन्होंने अपना कराची को कंट्रोल किया हुआ है, कैसे उन्होंने अपना मेयर बिठाया, ये सब आप जानते हैं। ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इसे जानती है। नाजरीन, ईरान ने एक नया और खौफनाक हथियार मुतारिफ करवाया। ये हथियार जो है इसका नाम है रजब 27। रजब 27 एक कश्ती है छोटे साइज की। इसके अंदर 2 क्रूज मिसाइल जा सकते हैं जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दीगर हथियार और बारूद भी जा सकता है। ये लगभग 3 मीटर तक जो समुद्री लहरें हैं उनका मुकाबला भी कर सकती है और ये बहुत तेज रफ्तार में जाती है। दुनिया में ना हथियारों का पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। पहले और तरह के हथियार बनते थे। ये 2 जंगें ऐसी हुई दुनिया में जिन्होंने पूरी दुनिया की जो लड़ाई का नक्शा उसको तब्दील कर दिया। नंबर 1, जो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जंग हुई थी, उसने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उसने बताया कि ड्रोन कितना इंपॉर्टेंट है और टैंक कितना फारिग है। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई यूक्रेन और रूस की, उसमें भी बहुत कुछ दुनिया ने सीखा। लेकिन जो ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ किया, अपने सस्ते और इंतहाई कम महदूद वसाइल के साथ और कम हथियारों के साथ, उसने बताया दुनिया को कि हथियार की नौयत अगर कुछ और हो तो आप जंग में कुछ और भी कर सकते हैं, यानी आप जंग का नक्शा बदल सकते हैं। अब इस वक्त एक और खबर मेरे पास आई है। पाकिस्तान के नुक्ते नजर से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आजकल अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अफगानिस्तान अपने दिफा के लिए ईरानी मॉडल पे काम कर रहा है। इन्होंने रूस के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है और उसके तहत रशिया वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बार बार अटैक करती है अफगानिस्तान के अंदर, तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में अब पाकिस्तान एयरफोर्स को वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे अटैक नहीं करने देंगे। एक और चीज है कि अफगानिस्तान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स के हवाले से कुछ काम कर रहा है। यानी जैसे ईरान ने बहुत सारे ड्रोन्स बनाए और उन ड्रोन्स को अपना मेन हथियार बनाया, तो अगर यही काम अफगानिस्तान भी करता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होगी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ता रहेगा। देखिए, हमें एक बात सीखनी और समझनी पड़ेगी। आज के दौर में कोई भी बालादस्त नहीं रह सकता। आपको सबके साथ ताल्लुकात बनाकर आगे चलना पड़ेगा। हमें हमेशा सूट करता है अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना। जो ड्रोन्स हैं जब वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। और कभी भी किसी ऐसे मुल्क के साथ आपको लड़ाई में नहीं जाना चाहिए जिसके वसाइल कम हो, यानी जिसकी तरक्की कम हो। यानी अगर आप अरब ममालिक की मिसाल देख लें तो क्या वो ईरान से लड़ सकते हैं? ईरान के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जैसा इन ममालिक के अंदर है। ये तो शीशे के बने हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए तामीर और तरक्की पे तवज्जो देनी चाहिए दोनों ममालिक की, खासतौर पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए हर दौर में कोई ना कोई जंग छेड़ के रखती है। जैसा कि कभी हम किसी जंग में चले जाते हैं, कभी किसी जंग में चले जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है? अभी तक हम कश्मीर आजाद करवा नहीं पाए और भारत से अपना पानी भी छुड़वा नहीं पाए।